मैं उन घने जंगल को पार करने के बाद किसी बड़े पत्थरों के बीच अपने आप को देखती हूँ। वहां से चारों ओर का नजारा बेहद खूबसूरत था। ढलता सूरज, ठंडी हवा और हल्की बहती नदी की आवाज उस जगह को जन्नत बना रही थी। समय घड़ी पर दोपहर के 2 बज चुके थे। मेरे पास अब भी काफी वक्त था। कुछ देर नजारों का आनंद उठाने के बाद मैं अपने कैमरे को निकालकर उन पत्थरों की तस्वीर लेने में लग गई। पत्थरों का आकार 2 गुने इंसान जितना था। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई आम पत्थर है जो ऐसे ही पड़े हैं इधर उधर, लेकिन मैंने गौर करके देखा तो 3 पत्थर करीब एक जैसे ही थे और वे मेरे चारों कोनों में थे, जबकि चौथे कोने में देखने पर आधी टूटी हुई पत्थर थी। मैंने पहले उनके अंदर की दूरी देखी जो एकदम से समान थी। फिर मैंने उन पत्थरों को गौर से देखा तो पता चला कि किसी औजार से उन्हें बारीकी से काटा गया था और फिर वहां लाकर रखा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर किसने लाने की सोची और क्यों, और अगर सोची भी तो वे लाए कैसे। इतने में मेरी नजर मेरे से 100 मीटर की दूरी पर एक और पत्थर पर पड़ी जो करीब 3 मंजिले माले जितनी बड़ी थी। मुझे उसके अचानक वहां नजर आने से अजीब लगा, क्योंकि शायद वो वहां पहले नहीं था जब मैंने चारों ओर देखा था। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने शायद ध्यान से नहीं देखा होगा, या तो फिर मेरा ध्यान वहां के सुंदर नजारों के कारण कहीं और था। तो उस पत्थर को जब मैंने ध्यान से देखा तो वो ठीक मेरे पास खड़े एक पत्थर के कोने में था। फिर मैंने बाकियों को देखा तो पता चला कि वहां खड़े वैसे बड़े पत्थर 100 मीटर की दूरी पर हर एक पत्थर के कोने में थे, सिवाय एक के जो टूटा हुआ था, जिसके कोने में भी बिल्कुल उसी तरह का एक बड़ा पत्थर टूटा हुआ दूर में दिखाई दे रहा था। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे वो पत्थर दिखाई कैसे नहीं दिया। जिस टूटे हुए पत्थर को मैं देख रही थी दूर पर, वो उसी ओर था जहां से मैं आई थी। इतने में अचानक वहां कोई मुझे पुकारने लगा। मैंने देखा तो 2 गार्ड्स मेरी तलाश में मेरे पीछे आए हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि वे दोनों मेरी तलाश पिछले 1 घंटे से कर रहे हैं। मैं ये सुनते ही अपनी घड़ी पर समय देखती हूँ तो वक्त के 5:10 दिखा रहा था। ऊपर देखने पर आसमान लाल हो चुका और सूरज आधा डूब चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वक्त वहां कैसे इतनी जल्दी गुजर गया। मैं फौरन अपने सामान को अपने बैग में डाल लेती हूँ और फिर उन दोनों गार्ड्स के पीछे वापस निकल जाती हूँ। लौटते वक्त बारिश होने लगी, जिसके चलते जंगल से गुजरना और भी मुश्किल हो गया। एक तो ढलान थी और फिसलन हर जगह हो रही थी। गार्ड्स मेरे से 30 या 40 मीटर की दूरी पर थे। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वही एहसास था जिसे अरविंद ने अपनी डायरी में लिखा था। मेरी कुछ देर के लिए पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे की ओर देखा और मुझे याद नहीं कि मैंने क्या देखा, पर उसके बाद मैं डरकर चिल्लाने लगी। मेरे चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। शोर इतना हो रखा था कि मैं अपनी आप की आवाज भी सुन नहीं पा रही थी। मेरे सामने की रोशनी इतनी तेज थी कि मैं धीरे धीरे अपना होश खो रही थी। मुझे अब भी याद नहीं कि उस वक्त क्या हो रहा था। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरे लिए वो आखिरी दिन था। तभी मुझे किसी ने पीछे से पुकारा, वानी, वानी, वानी। मैंने गौर से देखा तो मैं किसी के गोद में लेटी हुई थी। देखने में मुझे किसी आदमी की शक्ल दिखाई दे रही थी, लेकिन ये आदमी कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता? वानी, होश में आओ, होश में आओ वानी। अपने नाम को बार बार सुनने के बाद वानी अचानक अपनी नींद से उठती है और देखती है कि उसकी माँ वहां परेशान होकर उसे देख रही है। वानी की सांसें फूली हुई थी। वो अपनी माँ से पूछती है, माँ मैं कब से ऐसे पड़ी हुई थी? माँ, मैं तुम्हें पिछले आधे घंटे से बुला रही थी, मगर जब मैंने देखा कि तुम अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही हो तो इसलिए मैं अंदर आकर देखने का फैसला करती हूँ और देखा कि तुम अभी सोई हुई हो। काफी देर तक बुलाने पर तुम बड़ी मुश्किल से अब उठ रही हो। क्या हो गया था तुम्हें? वानी अपनी घड़ी पर समय देखती है। वक्त सुबह के 7:37 हो रहा था। वानी, माँ मैं कब आई? माँ, कब आई क्या मतलब? तुम कहीं गई थी क्या? वानी थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। फिर उसे याद आता है कि बीते रात उसकी अपनी माँ से कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर 11 बजे तक सो गई थी। लेकिन उसे अरविंद की डायरी पढ़नी थी, इसलिए वो वापस अपने बिस्तर से उठकर उसकी डायरी पढ़ना शुरू कर देती है। फिर कब उसकी आंखें बिस्तर की ओर मुड़ी ये उसे मालूम न था। माँ, वानी, वानी, हाँ माँ। माँ, क्या हुआ? अचानक से क्या सोचने लगी? वानी, कुछ नहीं माँ, मैंने बस एक बुरा सपना देखा शायद, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दी आपकी आवाज़। और तुम अपना चेहरे से मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो मैं आपके लिए चाय बना लेती हूँ। माँ, अच्छा तुमने क्या देखा सपने में? वानी, याद नहीं माँ, आप चलो ना, मैं आती हूँ।
वानी अपने सपने को याद करना चाहती थी, मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने क्या देखा, सिवाय एक एहसास के कि वो मदद के लिए पुकार रही थी और फिर वो अपने आप को कमरे में मां के सामने पाती है। वानी तैयार होकर नीचे जाती है और किचन में जाकर चाय बनाती है। वो अब भी अपने एहसास से बाहर नहीं निकली थी, उसे थकावट महसूस हो रही थी। वानी, ये रही आपकी चाय। मां, थैंक यू। तभी घर की बेल बजती है। वानी, इस वक्त कौन आया है? मां, अरे लगता है वो आ गई। वानी, कौन? मां, मेरी कल रात एक काम वाली बाई से बात हुई थी, मैंने उसे हमारे घर काम करने के लिए बुलाया है। तुम्हें दिन रात काम कर देख मैं सोची कि शायद हमें किसी को रखना चाहिए जो काम में हमारा हाथ बटा सके। तभी काम वाली बाई अंदर घुस के कहती है, नमस्ते मालकिन। वानी, नमस्ते। मां, अंदर आओ। क्या नाम बताया था तुमने अपना? काम वाली बाई, जी ज्योति। मां, हाँ ज्योति, तो ये है हमारा घर और ये मेरी बेटी वानी। आज से तुम यहाँ काम करोगी और चाहोगी तो हमारे साथ यहाँ खाना भी खा सकती हो। इसे तुम अपने घर की तरह ही सोच लो, ठीक है ना? वानी उसके नाम को सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो गई थी, क्योंकि उससे लग रहा था कि शायद उसने उसके नाम को पहले भी कहीं सुना था और महसूस हो रहा था जैसे उस समय हो रही सारी घटना को वो पहले भी देख चुकी है। वानी, तुम्हें माँ ने बताया कि क्या काम करना है तुम्हें? ज्योति, जी नहीं, बस यही कहा था कि काम करने आना है। वानी, अच्छा ठीक है, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस घर की सफाई करनी है और कुछ कपड़े धोने होंगे। बाकी खाना बनाते समय तो मेरी थोड़ी मदद कर देना। ज्योति, जी मालकिन। वानी, और हाँ, तुम मुझे मालकिन मत बुलाना, दीदी या वानी के नाम से बुलाना। ज्योति, ठीक है दीदी। ये कहकर वानी अपने कमरे में चली जाती है। उसे सत्यमंगलम सैंक्चुरी भी जाना था। तभी उसे संग्राम का फोन आता है। वानी, हेलो संग्राम, तुम्हें मिली जो फाइल मैंने भेजी है? वानी, फाइल? कैसी फाइल? तभी काम वाली बाई ज्योति उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाती है। फोन को पकड़े वो दरवाजा खोलकर देखती है तो ज्योति सामने खड़ी उसको और कुछ फाइल्स बढ़ाती है। वानी आश्चर्य से उससे फाइल लेती है और तभी संग्राम फोन पे कहता है, मैंने तुम्हारे घर मेरे एक एजेंट को भेजा है जो ना सिर्फ तुम्हारे कामों में मदद करेगी बल्कि तुम्हारी माँ का भी ख्याल रखेगी। वानी, आप कैसे? संग्राम, दरअसल मैंने तुम्हारी माँ को कुछ दिन पहले हमारी एक एजेंट का नंबर दिया था और कहा था कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उस पर कॉल करें। हमें पता था कि कभी ना कभी तुम्हारे घर काम वाली की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हमने इमरजेंसी के लिए इस नंबर को देने का प्लान किया। वानी, अंकल शुक्रिया कि आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। वैसे इस फाइल में है क्या? संग्राम, उसमें कोयम्बटूर की फ्लाइट टिकट है जो कि दोपहर 2 बजे है। वहाँ से तुम्हारे लिए मैंने एक गाड़ी कर दी है जो तुम्हें कुन्नूर शहर ले जाएगी। तुम वहाँ हिडन हेवन में रहोगी और उन लोगों से मिलोगी जिनसे हमने पूछताछ की है। फाइल में उन सबके नाम के साथ साथ तस्वीर भी है। अगर उनसे तुम्हें किसी और की जानकारी मिलती है तो तुम उसका पता लगा सकती हो। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक और एजेंट को साथ भेजने का फैसला लिया है जो तुम्हें कोयम्बटूर में मिलेगा। उसकी जानकारी भी उसी फाइल में है। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम जल्दी से तैयार होकर निकल जाओ एयरपोर्ट के लिए। वानी, पर मैंने माँ को इसकी जानकारी अब तक नहीं दी। संग्राम, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी माँ को कैसे मनाओगी। ये कहकर संग्राम फोन रख देते हैं। वानी फिर फाइल से उन सबके नाम को निकाल कर देखती है जिनसे उसे कुन्नूर शहर में मिलना था। एक का नाम आधीरन पिल्लई था जो कि वहां के एक बड़े बिजनेसमैन थे और दूसरा नाम जयराज थेवर का था जो उन दोनों गार्ड्स में से किसी एक के बेटे थे। वानी को समझ आ चुका था कि उसे वहां जाकर क्या करना था, मगर उसके अंदर एक एहसास था जो उसे बार बार याद दिलाता कि शायद उसने ये पहले भी किया हुआ है। कोयम्बटूर एयरपोर्ट 5 बजे। एक अनजान शख्स आकर वानी से कहता है, हाय, वेलकम टू कोयम्बटूर वानी। वानी, हाय, एंड यू आर? समीर। वानी, नाइस टू मीट यू समीर। तो किससे जा रहे हैं हम? समीर, संग्राम सर ने गाड़ी करने को कहा था, लेकिन जबकि मैं अब यहीं रह रहा हूं तो इसलिए मैंने अपनी दोस्त की कार लाई है। आओ, मैंने अपनी कार इस तरफ पार्क की है। दोनों गाड़ी की ओर बातें किए जाने लगे। समीर, और तुम्हारी फ्लाइट कैसी रही? वानी, ज़्यादा लंबी नहीं थी इसलिए अच्छी थी। समीर, वैसे मैंने सुना कि तुम अपनी ट्रेनिंग जूनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए की थी, तो कैसा चल रहा है इन्वेस्टिगेशन? वानी, मेरे लिए तो ये एक नया अनुभव है, इसलिए मैं इस केस को अपने मुताबिक देखने की कोशिश कर रही हूँ। समीर, सही है, खुद के नज़रिए से केस को समझना इन्वेस्टिगेशन में बहुत मायने रखता है। गाड़ी सफ़ेद रंग की होंडा सिविक थी
वानी गाड़ी को देखने के बाद समीर से पूछती है कि आखिर उसका ये दोस्त काम क्या करता है, जिसके जवाब में समीर कहता है कि उसका दोस्त आईटी सेक्टर में एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है और बैंगलोर में काम करता है। फिलहाल के लिए वो अपनी दूसरी गाड़ी को लिए काम पे गया है, इसलिए समीर वो गाड़ी को ले आया। वानी, आप कहाँ रहते हो? समीर, मैं यही अपने दोस्त के घर वाड़े में रहता हूँ, एर्नाकुलम जिले में ही उनका घर है। वानी, और उनके घर वाले? समीर, वो भी हैं यहाँ पे। वानी, ओह अच्छा। समीर, बाप रे, तुम्हारे सवालों से मैं कह सकता हूँ कि तुम अपना काम काफी गंभीरता से लेती हो। वानी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। समीर, अरे मैं तो बस तुम्हारी टांग खिंचाई कर रहा था। कुछ देर के लिए वानी खिड़की से बाहर की ओर देखकर सारी बातों को याद करने की कोशिश कर रही थी जो उसने उस दिन सपने में देखा था। उसे अब भी अपने सपनों में दिखी हुई कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। वहीं समीर गाड़ी चलाने पर ध्यान दे रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही जाने के बाद समीर पूछता है, वैसे तुम आदिरन जी से बात करने वाली हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना। वानी, आदिरन? समीर, उन्हें सवालों का जवाब देना पसंद नहीं है, इसलिए अपने सवालों को सही से पूछना। अगर किसी सवाल से वे नाखुश हो जाते हैं तो वो वहीं उठकर चले जाएंगे। वानी, आपको इस बात का कैसे पता चला? समीर, क्योंकि तुम जिन फाइल्स को पढ़ रही हो वो मैंने ही बनाए हैं। मुझसे जितना हो सका मैंने कोशिश की कुछ जानकारी हासिल करने की, मगर वैसी कोई जानकारी नहीं मिली जो हमें मदद कर सके। लेकिन फिर भी तुम अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हो, क्योंकि अगर तुम उनसे वो बात निकालने में कामयाब हो गई जिससे हमें किसी भी तरीके की मदद मिल सके इस केस को समझने में, तो वो काफी होगा। वानी, क्या आपको लगता है कि किसी ने आपसे कुछ सच छुपाया है? समीर, नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई झूठ बोल रहा है। दोनों हिडन हेवन पहुंच जाते हैं। समीर ने अपने लिए अलग कमरा किया हुआ था। उस रात वानी के लिए मुश्किल रात थी, क्योंकि वो आई थी किसी भी तरीके की जानकारी हासिल करने, मगर फाइल्स में दिए गए बयान उसे कुछ और ही कह रहे थे। कुछ महीनों पहले, समीर, आदिरन जी, क्या आपको अरविंद विश्वकर्मा के बारे में याद है जिसने 1970 के दशक में हुए हादसे को अंजाम दिया था? आदिरन थोड़ा सोचते हुए, अरविंद, हाँ याद है उस लड़के के बारे में। क्या दिन थे उस समय, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है इस देश में। समीर, क्या वो लड़का यहाँ 1967 के समय सत्यमंगलम आया हुआ था? आदिरन, शायद आया था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें जानना है तो तुम उस समय वहां के जंगलों को गार्ड्स कर रहे परिवारों से पूछ सकते हो, क्योंकि मेरी उनसे बीच बीच में बात हुआ करती थी। समीर, उसके यहाँ रहने का भी किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि आपका होटल सबसे पुराना होटलों में से एक है। अगर वो यहाँ रहने आया होगा तो शायद आपके यहाँ ही रहने आया होगा। आदिरन, देखिए, मैंने आपको अच्छे से कहा कि मुझे अरविंद के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो मैं आपको उसके बारे में बता देता। और रही बात यहाँ रहने की, हमारे यहाँ हर एक आने जाने लोगों की लिस्ट रखी जाती है, और मुझे इतनी बात अच्छे से याद है कि उस समय अरविंद हमारे होटल में कभी रुका ही नहीं था। समीर, माफ़ कीजिएगा अगर आपको नाराज़गी महसूस हुई तो मैं इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि बाकी किसी भी होटलों में उसके ठहरने का रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, तो हमें लगा कि शायद वो यहाँ ठहरा हो। आदिरन, अगर आपको अब भी यही लगता है तो आइए मैं आपको 1967 का रजिस्टर दिखाता हूँ, जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने किसी कातिल को अपने होटल में शरण दिया नहीं था। समीर को जब आदिरन जी 1967 का रजिस्टर दिखाते हैं तो उन्हें वाकई में वहां अरविंद विश्वकर्मा नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है। समीर ने फिर अरविंद की तस्वीर निकालकर पूछा कि क्या उन्हें उस तस्वीर में दिख रहे लड़के का चेहरा याद है जो शायद वहां आया हो, मगर उसने अपना नाम बदलने के कारण उन्हें याद नहीं आ रहा हो। लेकिन जब आदिरन जी ने कहा कि अगर वैसी बात होती तो उनका होटल इतने सालों तक वहां आज भी खड़ा नहीं होता, और उन्हें अरविंद का चेहरा तब भी याद था। समीर के हाथ जब किसी भी तरीके की जानकारी वहां से हासिल नहीं हुई तो वो उनके बताए जगह पर जाता है और जयराज थेवर से मिलता है। समीर अपना आईडी दिखाते हुए पूछता है, हेलो, मैं समीर, आपसे 50 साल पहले हुए हादसे से जुड़े कुछ सवाल पूछने आया हूँ। अगर आप थोड़ा वक्त निकालकर हमारी मदद करेंगे तो काफी मेहरबानी होगी। जयराज, आइए, अंदर आइए। घर देखकर समीर को लगता है कि उनकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो गई है। शायद इसलिए घर के कुछ हिस्से नए बनाए गए हैं, तो वहीं पुरानी दीवारें तब भी थी। जयराज, बताइए, क्या बात करनी थी आपको? समीर, आपके पापा सत्यमंगलम में 1967 के समय गार्ड हुआ करते थे, करेक्ट? जयराज, जी। समीर जेब से अरविंद की तस्वीर निकालते हुए पूछता है, इस चेहरे को पहचान पा रहे हैं? जयराज अपना चश्मा निकालकर पहनता है
फिर गौर से उस तस्वीर को देखता है और कहता है, जी याद है समीर। तो आपको मालूम होगा कि ये अरविंद विश्वकर्मा है जिसने 50 साल पहले के हादसों को अंजाम दिया था। जयराज, हाँ समीर। हमें उसकी डायरी से पता चला कि वो 1967 के समय यहाँ सत्यमंगलम जंगल आया हुआ था और उससे आपके पापा और उनके साथ उस समय काम कर रहे दोस्त बात किया करते थे। तो मुझे ये जानना है कि क्या आपके पापा ने उसके बारे में आपको कभी कुछ बताया था, जैसे कि क्या बातें होती थी उनकी? जयराज, इतने सालों बाद आप इस केस की जांच अब क्यों कर रहे हैं? वैसे तो सजा मिल चुकी है ना उसे। समीर, दरअसल हमारी टीम को पता लगा है कि उस केस की जांच सही से हुई नहीं थी, जिसके कारण कोई एक आदमी अब भी फरार है। जयराज, क्या कह रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि वो लड़का अकेला नहीं था उस हादसे में? समीर, हमें फिलहाल वही पता चला है, इसलिए हम फिर से इसकी जांच कर रहे हैं। जयराज, हे भगवान, इतने सालों बाद भी? समीर, तो आप कह सकते हैं क्या बात हुआ करती थी उनके बीच? जयराज, जहां तक मुझे याद है पापा हमें बताया करते थे कि वो लड़का किसी जगह को हर दिन आकर ढूंढा करता था, मगर जब उसे वो जगह नहीं मिली तो कुछ दिनों बाद वापस चला गया। समीर, और वे उनसे क्या बात किया करते थे? जयराज, उनकी उससे ज्यादा बात नहीं होती थी, सिवाय यही कि वो कैसे हैं या क्या उन्हें वो जगह मिली या नहीं। समीर, उसने कभी आपके पापा को बताया नहीं कि वो किस जगह की तलाश कर रहा है? जयराज, नहीं, बस कहता था कि वो सबसे खूबसूरत जगह ढूंढ रहा है वहां के जंगलों में। समीर, और उनकी जान कैसे गई? जयराज, उसके अगले साल उनकी मौत एक कार हादसे में फंसे बच्चे को बचाने में चली गई। गाड़ी नदी में गिर गई थी। पापा ने सबको बचाने की कोशिश की, मगर केवल बच्चे को ही बचा सके थे। बच्चे की जान बचाने के बाद वे उसकी मां को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका पांव गाड़ी में पड़ी रस्सियों में फंस गया, जिसके चलते उनकी भी जान चली गई। इसके बाद समीर दूसरे गार्ड के घर भी जाकर जानकारी लेता है, मगर वहां भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता है, सिवाय उनके मौत की, जो 1971 में कैंसर की वजह से हुई थी। प्रेजेंट डे। वानी निकल पड़ी थी उन सब के बयान फिर से लेने, मगर उसे भी वही जवाब मिलता है जो उसे पहले से मालूम था। फिर उसने उन जगहों को पता लगाया जहां अरविंद होटल के अलावा रह सकता था, लेकिन उसे उसमें भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली। आखिर में उसे उन गार्ड्स के परिवार वालों से बात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा, मगर वह भी उसे किसी तरह की नई जानकारी नहीं मिली जिसकी वो तलाश कर रही थी। वो ना सिर्फ परेशान थी कि उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा था, बल्कि उसे इस बात की भी परेशानी हो रही थी समझने में कि आखिर उसे सारी बात अजीब क्यों लग रही है, जैसे कि वो कुछ अलग सुन या देख रही है। इतने में वो उनके घर से बाहर वापस लौटने का फैसला करती है, लेकिन जाने से पहले वानी एक आखिरी सवाल उनसे पूछती है। वानी जी, एक आखिरी सवाल है मेरे पास जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जयराज, पूछिए। वानी, आपके पापा के देहांत से पहले क्या उन्होंने कभी आपको उनके बुरे सपनों के बारे में बताया था? जयराज, बुरे सपने? फिर कुछ देर सोचने के बाद कहता है, हाँ, वो बोला करते थे कि उन्हें बुरे सपने आ रहे थे, लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? सुबह 8 बजे कुन्नूर शहर और सत्यमंगलम के बीच रास्ते पे गाड़ी के अंदर बैठी वानी खिड़की के बाहर देख रही थी। समीर, वानी क्या सोच रही हो? वानी, यही कि क्या दुनिया में अलौकिक शक्तियां होती हैं? समीर, अचानक से तुम्हारे दिमाग में यह सवाल क्यों आया? वानी, कुछ दिन पहले मैंने एक सपना देखा, बहुत लंबा था। मुझे अब भी याद नहीं कि मैंने क्या देखा था उस सपने में, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूं तब से ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने हो रही घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे हम उस घटनाओं को एक और बार जी रहे हैं। समीर, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे यहाँ तमिलनाडु आने से अब तक की सारी घटनाएं तुमने अपने सपने में पहले देखी हैं? वानी, मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ वैसा ही महसूस हो रहा है। उस दिन जब मेरी माँ ने मुझे सुबह उठाया तो ऐसा लगा मैं अपने सपने में कैद हो चुकी थी। अगर मैंने अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनी होती तो शायद कभी उठती ही नहीं। लेकिन जब मैंने अपने सपने को याद करने की कोशिश की तो सिर्फ मुझे इतना याद आया कि मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी। यहाँ तक कि मुझे उसके पहली रात के बारे में भी याद नहीं था कि मैंने क्या किया था। समीर, कभी कभी हम कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं
जिसकी वजह से हमें सपने में भी वही दिखता है जो हमने सोचा था। मेरे ख्याल से तुम इस केस की स्टडी करने के बाद सोई थी और शायद इसलिए तुम्हें अरविंद की लिखी कहानी सपने में दिखी। ऐसा होता है सबके साथ। जब तुम नए नए उतरते हो इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में, तुम्हारी दिन और रात सिर्फ केस को समझने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से सपने में भी तुम्हें वही दिखता है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। वानी, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है? समीर, होता है अब भी। और जहां तक बात रही अलौकिक शक्तियों की, तो मैं इन सब बातों पे भरोसा नहीं करता। मेरे लिए सारे केस को समझा या समझाया जा सकता है अगर ध्यान से देखा जाए तो, क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ लोगों की लालच भी बढ़ने लगी है, जिसके लिए वे भगवान से लेकर भूतों तक सबको दुनिया में ला खड़ा कर सकते हैं। वानी, हम पहुंच गए क्या? समीर, हाँ, ये है तुम्हारी सत्यमंगलम, जिसकी बात उसने की थी। वानी ने जैसा सोचा था उससे काफी अलग थी वो जगह, मगर खूबसूरत जरूर थी, जिसकी उसने कामना भी नहीं की थी। सुबह के 9 बजे तक वहां पहुंचने के बाद वे उस जगह की तलाश पूरे दिन करते हैं, लेकिन वैसी कोई जगह नहीं मिली जिसकी बात डायरी में थी। संग्राम की कही बात सच निकली। वानी को वापस लौटना पड़ा, लेकिन उसके इस इन्वेस्टिगेशन से 2 बात मालूम चली कि उन 2 गार्ड्स को बुरे सपने आने लगे थे मौत से पहले, और अरविंद जंगल के पास वाले गांव में रहता था। पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी हरकतें पागलों जैसी थी। तभी फोन लगने की आवाज आती है। संग्राम, हाँ वानी, कैसी रही तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन? वानी, वही जो रिपोर्ट्स में थी, मगर मुझे कुछ बातों का पता चला जो केस से कोई मायने नहीं रखती, मगर शायद आगे चलकर काम आ सके। संग्राम, गुड वर्क। अब कहाँ हो? वानी, मैं अब ट्रेन पकड़ने वाली हूँ, आज ही घर वापस जा रही हूँ। संग्राम, ठीक है, ध्यान से आना, और हाँ, जो भी रिपोर्ट्स तुम्हें मिली उसे मुझे देना। वानी, जी सर। समीर, चलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आई होप नेक्स्ट टाइम हमें फिर से साथ काम करने का मौका मिले। वानी, मैं भी यही आशा करती हूँ, लेकिन उस समय मैं एक प्रॉपर ऑफिसर बनकर काम करना चाहूंगी, ना कि अनऑफिशियली। फिलहाल के लिए थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। समीर, एनी टाइम, अपना ख्याल रखना। वानी निकल जाती है वापस अपने घर के लिए। उसकी पहली इन्वेस्टिगेशन वैसी नहीं रही जैसा वो चाहती थी, लेकिन उसे जितनी भी जानकारी मिली थी उसे लिए वो अरविंद की डायरी को आगे बढ़ाने के लिए बेचैन हो गई थी। उसे अरविंद की कहानी पर दिलचस्पी आने लगी थी। वो जानना चाहती थी कि क्या अरविंद की कहानी किसी अलौकिक शक्तियों से जुड़ी हुई थी जिसकी खबर किसी को नहीं है। 27 जनवरी 1968, 48वां दिन। आज भी मेरी नींद बुरे सपनों के कारण जल्दी टूट गई, और मैं पिछले 2 घंटे से सुबह की रोशनी के लिए अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहा हूं। मुझे अब भी वही सपने बार बार आते हैं, जहां मैं किसी कागजात पर दस्तखत कर रहा हूं और अचानक मेरे चारों ओर लाशों का ढेर बिछा हुआ है। खून से पूरी जगह लाल हो चुकी है, और उन्हीं बीच मुझे 3 खंबे दिखते हैं जिनमें मेरे घर वालों की लाश लटकी हुई है। उसे देख मैं काफी डर गया था। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता और रोता, पर वहां कोई नहीं था मेरी आवाज को सुनने वाला। मैंने शायद ही कभी अपने आप को इतना लाचार महसूस किया था। तभी किसी की आवाज मुझे पीछे की ओर से आने लगती है। मैं मुड़कर पीछे देखता तो सामने किसी की छवि दिखती है, लंबी पतली मगर बिल्कुल काली। नाक दिखते और ना ही किसी भी शरीर के अंग। उसके अंदर रोशनी भी समा जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ऐसी जगह देख रहा हूं जहां अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो मुझसे कुछ कह रहा था या थी, मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी बात मेरे समझ से बाहर थी। उसकी ओर जितनी देर मेरी आंखें पड़ी हुई थी उतनी देर मुझे ऐसा लगने लगा था मानो शरीर से मेरे धीरे धीरे जान निकली जा रही है। मेरी सांस टूटने लगी थी, पांव लड़खड़ाने लगे थे, और कुछ ही देर में मैं नीचे भी गिर चुका था। मैं मदद के लिए पुकारना चाहता था, मगर वो मेरे दिमाग से शरीर तक पहुंच नहीं पा रही थी। तभी उसने मेरे घर वालों के शरीर को मेरे सामने ही एक एक करके काटना शुरू किया। मैं बता नहीं सकता कि वो मेरे लिए कितना खौफनाक मंजर था। मैं उस दुनिया से निकलना चाहता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। उनके शरीर से बहते खून मेरे चेहरे को लाल कर रहे थे। उस दुनिया से बाहर निकलने के लिए मैंने अपने जबान को जोर से काटा, इस उम्मीद के साथ कि काश ये एक सपना हो। मगर अचानक वो मेरे पास आया और मेरे मुंह में मेरे पापा के दिल को घुसाने लगा, और मैं उठ गया। वक्त घड़ी पर 3:03 हुआ था, और तब से मैं अपनी आंख में आंसू लिए सुबह का इंतजार किए इस सपने को लिख रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अरविंद का घर, 1977। ऑफिसर, हमें मालूम है कि आपको इस खबर से काफी हैरानी है कि अरविंद ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन हम भी वही जानना चाहते हैं। इसलिए आप अगर हमारी मदद करेंगी,
अरविंद को जानने के लिए तो शायद हम जान सकेंगे कि आखिर उसकी दिमागी हालत कब से खराब होने लगी। अरविंद की माँ अपनी आंखों से आंसू पोंछकर कहती है, पता नहीं ये सब कैसे हुआ, मगर वो बिल्कुल ठीक था। हंसता खिलता लड़का था हमारा। उसे हमने किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी। अगर कुछ भी होता था तो वो उन बातों को बुरा नहीं मानता था। अरविंद के पापा, हमने उसे सालों तक अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा किया था और वो भी उन संस्कारों के साथ ही आगे बढ़ा। वो अपनी पढ़ाई और खेल में भी अच्छा था, लेकिन 10 साल पहले उसने अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी। वो अपने कमरे में ज़्यादा वक्त बिताने लगा, खाना भी कम खाने लगा। हमें कमरे से उसके रोने की आवाज़ें भी आने लगी, जिसके बाद हम उससे जानने की कोशिश भी करते थे कि आखिर वो किस बात से परेशान है। वो कहता था कि उसे बुरे सपने रोज़ रोज़ आ रहे हैं। जब हमने पूछा कि कैसा बुरा सपना उसे आता है, तो वो कहता कि वो बता नहीं सकता। ऑफिसर, तो क्या उसने कभी आपको बाद में बताया कि उसे किस तरह के सपने आते थे? अरविंद के पापा, नहीं, उसने बस हमें यही कहा कि वो हर रात बुरे सपने देखता रहता है। ऑफिसर, तो ये जानने के बाद आपने क्या किया? अरविंद के पापा, मैंने फिर अपनी बीवी से बात कर उसके लिए पूजा पाठ रखवाई, इस उम्मीद के साथ कि अगर हम पूजा पाठ करवाएंगे तो शायद उसके अंदर छिपे बुरे आत्मा को निकाल पाए। ऑफिसर, फिर क्या हुआ? अरविंद के पापा, हमने जितना भी पूजा पाठ करवाई या बाबा को दिखाए, कुछ भी काम नहीं आई, बल्कि उसकी हालत और भी बिगड़ने लगी। और एक दिन अचानक उसके कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई और जब हम उसे जाकर देखते तो वो घर पर नहीं था। हमने उसे लगातार 2 दिनों तक ढूंढा, मगर उसका पता ना चला। इसलिए हमने थाने में जाकर FIR दर्ज करवाया ताकि पुलिस हमारी मदद कर सके, मगर उन्हें अरविंद का पता ना चला। लेकिन अब जब इतने सालों बाद हमें आपसे उसकी एक खबर सुनने को मिल रही है तो हम पता नहीं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कहते ही माँ बाप दोनों की आंखों में आंसू भरा है। ऑफिसर जी, क्या आप हमें कह सकते हैं कि उसकी हरकत कब से शुरू हुई? कहने का मतलब है उसे कब से बुरे सपने आने लगे? अरविंद के पापा, ठीक से याद नहीं, मगर 10 साल पहले ही की बात होगी। ऑफिसर, वो कहीं गया था क्या उस समय, बाहर किसी से मिलने या घूमने? अरविंद के पापा, वो अपने रिसर्च में कभी कभार कुछ दिनों के लिए बाहर जाया करता था। ऑफिसर, रिसर्च? कहाँ कहाँ जाता था वो? अरविंद के पापा, वो उसके काम पे निर्भर करता था कि वो किस इतिहास के बारे में रिसर्च करना चाहता है। ऑफिसर, अच्छा। ऑफिसर 2, सर। हाँ बोलो, थोड़ी देर आपसे बात करनी थी। ठीक है। दोनों दूसरे कमरे की ओर जाते हैं, अरविंद के माँ बाप से दूर। क्या हुआ? ऑफिसर 2, हमें अरविंद की कुछ डायरी मिली है जो उसने अपने कमरे में छुपाई हुई थी, और उसमें वो सारी बात है जिसका पता आप लगाना चाहते हैं। मतलब? दूसरा ऑफिसर उसे जब अरविंद की एक डायरी खोलकर कुछ पन्नों को दिखाता है तो वो देख के समझ जाता है कि आखिर उसके पागलपन की शुरुआत कब हुई। वानी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद अरविंद की डायरी देखती है। डायरी पे 27 जनवरी के बाद से और कोई भी दिन या महीनों में लिखी रिकॉर्ड्स नहीं थी। रिपोर्ट्स पढ़ने पर पता चला कि उस साल अरविंद की हालत धीरे धीरे और भी खराब होने लगी। उसका वजन 72 किलो से घटकर 50 किलो का हो गया। हाथ पतले हो गए, आंखें बाहर की ओर निकल आई थी और चारों तरफ आंखें काली पड़ गई थी। बातें भी कम करने लगा था। कहते हैं कि उसकी इस हालत के कारण वो लोगों से मिलना भी कम कर चुका था और अपने कमरे में बैठकर खिड़की से बाहर की ओर देखता रहता। 1968 के अगस्त और सितंबर के बीच उसने कई बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की, मगर हर बार नाकामयाब रहा। पहली बार जब उसने अपने हाथ के नस काटे तो खून ज्यादा न बहने की वजह से उसे जल्दी से अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाई। होश आने पर अस्पताल में ही खुद की जान लेने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। जब अस्पताल से घर आए तो तब तक अरविंद की तबीयत में काफी सुधार आ चुका था, मगर उसकी जिंदगी में सपनों ने जगह ले ली थी जिनका सामना करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए वो हर बार खुद की जान लेने के लिए मौका ढूंढता रहता है। दूसरी बार खुदकुशी करना अरविंद के लिए मुश्किल था, क्योंकि उसके घर वाले अब उसके साथ ही कमरे में रहा करते थे। इसलिए वो खिड़की के पास जाने का बहाना ढूंढता और फिर वहां से कूदने की कोशिश करता। लेकिन बहुत से नाकाम कोशिशों के बाद वो आखिर में हार मानकर अपने कमरे पे लेटा रहता। कहते हैं कि उस दिन से वो और कभी सोया नहीं। उसके पास अपने बुरे सपनों से लड़ने का बस यही तरीका था। मगर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद शायद ही वो एक कारण बन गया अरविंद के लिए घर छोड़ने का। अरविंद का परिवार 4 सदस्यों का था। माँ, पापा और उसके अलावा भी एक और सदस्य था जो उसकी बहन थी।
उम्र में दोनों में केवल 3 साल का अंतर था। वो भी अपने बड़े भाई की हालत को देख परेशान रहती। बीच बीच में वो भी अपने भाई के साथ वक्त बिताया करती थी। अपने भाई की तरह ही वो भी अपनी पढ़ाई में अच्छी थी, मगर जब से उसके भाई की दिमागी हालत खराब होने लगी तब से उसे उसके भाई के बारे में काफी कुछ सुनना पड़ता था बाहर वालों से। इसके बावजूद भी उसका उसके भाई के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके भाई की हालत कितनी हद तक खराब हो चुकी थी। एक दिन 1969 के मार्च में उसके साथ वो हुआ जिसकी उसने कभी कामना नहीं की थी। हर बार की तरह वो अपने भाई के कमरे में जाकर उसके साथ वक्त बिताने के लिए गई हुई थी। उस दिन अरविंद की बातें बहुत अजीब हो रखी थी। वो उसे अपने ओर आने को कहता, फिर उसके हाथों को पकड़कर कहता कि उसके हाथ कितने नरम हैं। फिर कुछ देर बाद उसके हाथों को सूंघने लगता और फिर अपने दांतों से काटने लगता। उसकी बहन उसे ऐसा करने से मना करती, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे नहीं छोड़ता और पूरे दम के साथ उसे अपनी ओर खींचकर बिस्तर पर ले आता और उसके पूरे शरीर को चाटने लगता। कहता कि उसे भूख लगी है और वो कुछ नरम खाना चाहता है। बार बार मना करने के बाद भी वो नहीं रुकता और उसके हाथों को जोर से काटकर लहूलुहान कर देता है। जब उसकी बहन दर्द के मारे चिल्लाती है तब अरविंद को होश आता है और देखता है कि उसने उसके साथ क्या किया है। तब तक उसकी बहन की आवाज सुन उसके माँ बाप भी वहां पहुंच चुके थे। बहन की आंखों में खौफ और माँ बाप के चेहरों पर सदमा देख वो अंदर से टूट जाता है, जिसके बाद ही कुछ दिनों में वो अपने घर से गायब हो जाता है। वानी इन सारी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद इंदौर थाने में दर्ज हुई FIR देखती है, जिसमें लिखा था कि अरविंद विश्वकर्मा, उम्र 28, कद 5 फुट 11 इंच, दिखने में दुबला पतला, वजन से 53 किलो, पिछले 2 दिन से अपने घर से गायब है। मानसिक तौर से भी खराब है। हाथ पर कटे हुए निशान है, चेहरे पे हल्की दाढ़ी है और बाल छोटे हैं। चश्मा नहीं पहनता और आंखों का रंग हल्का भूरा है। शरीर का रंग सांवला है। आखिरी बार उसे घर पर ही देखा गया था मंगलवार की रात 10 बजे, जब उसने रात को अपने कमरे में रात का खाना खाया। वानी फिर एक और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को निकालती है, जिसमें अरविंद की उस समय इलाज कर रहे साइकेट्रिस्ट प्रमानंद का बयान दर्ज किया गया था। ऑफिसर, आप कब से अरविंद का इलाज कर रहे थे? प्रमानंद, मैं 1968 के समय उसका इलाज कर रहा था। ऑफिसर, कितने महीनों तक आपने उसका इलाज किया? प्रमानंद, यही करीब 4 से 5 महीनों तक मैंने उसका इलाज किया। जब मैंने थोड़ी बहुत सुधार देखी उसमें तो फिर मैंने उसका इलाज करना बंद कर दिया। ऑफिसर, जब उसे यहाँ उसके परिवार वाले लेकर आए थे तो उसकी हालत कैसी थी तब? प्रमानंद, जब अरविंद मेरे पास पहली बार आया तो उसकी हालत बहुत खराब थी। मेरी बात जब उससे अकेले में हुई तो उसने मुझे बताया कि कैसे उसे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, जिसमें वो अपने घर वालों को मौत के घाट उतरते हुए देख रहा है। कहता था कि उसके सपने में कोई ऐसा आदमी रहता है जिसे वो कभी देख नहीं पाता। उसकी केवल परछाई दिखाई देती थी, जिसे देखने पर उसे अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिखता था। फिर उसे चक्कर आने लगते थे और तभी वो परछाई एक एक कर उसके सारे घर वालों को मौत के घाट उतार देती थी। उसके बाद वो परछाई उनके शरीर से दिल निकालकर उसके मुंह में घुसाने की कोशिश करती और तब जाकर वो अपने सपने से बाहर निकल पाता। ऑफिसर, ऐसा उसके साथ कब तक चल रहा था? प्रमानंद, कहता था कि उसे ये सपना हर दिन आता है, लेकिन बात मुझे तब उसकी गंभीर लगी जब उसने कहा कि उसे धीरे धीरे उसके सपनों में हो रहे हादसे सामान्य लग रहे हैं। मैंने जब पूछा कि उसका उससे क्या मतलब था तो उसने कहा कि उसे अब उसके सपनों में डर नहीं लग रहा है और ना ही उसे उसके घर वालों के दिल खाने में कोई परेशानी होती है, क्योंकि उसे मालूम था कि वो सपने में है और वो जल्दी उस दुनिया से निकलने वाला है। ऑफिसर, क्या? उसने कहा कि उसे सामान्य लगने लगा दिल खाना? प्रमानंद, जी हाँ, क्यों, कुछ हुआ क्या? ऑफिसर, देखिए, हम अरविंद की बातों का पता इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने देश में हो रहे उन अनजान हत्याओं के कातिल को पकड़ लिया है। वो कोई और नहीं बल्कि अरविंद ही है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ चुका होगा कि उन हादसों और अरविंद के सपनों में कौन सी बात एक है। प्रमानंद, तो क्या? ऑफिसर, फिलहाल के लिए वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उसके बयानों की वजह से हम पहले उसके पीछे की सारी जानकारी हासिल कर रहे हैं और फिर इस बात की जानकारी हम खबरों में देंगे। ये बात सुनकर प्रमानंद के होश उड़ गए। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि जिसका इलाज वो कर रहे थे वो आगे चलकर इतने बड़े हादसे को अंजाम देगा, लेकिन उससे ज्यादा सदमा उन्हें इस बात से लग रहा था कि वे अरविंद के हालातों को उस समय समझ ना सके, जिसके कारण वो अपने डर से बाहर निकल ही नहीं पाया। ऑफिसर, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो आपसे ऐसा क्या कहता था जिससे कि आपको लगा कि उसकी हालत में सुधार आ रहा है। प्रमानंद, वो मुझसे हर दिन आकर मिलता रहता था। उसकी बातों और चेहरों में धीरे धीरे बदलाव भी आने लगे थे।
मैं उससे हर दिन पूछता था कि उसकी नींद कैसी गई, तो कहता था कि वो अब आराम से सो पा रहा है। वो अपने सपनों से लड़ना सीख रहा था। अब उसे वो परछाई नहीं दिखती थी और ना ही उसे अपने घर वालों की हत्या देखने को मिलती थी। सपने आते जरूर थे, मगर वो वहीं खत्म हो जाते थे जब वो पहली बार उस परछाई से मिलता है। कहता था कि वो अपने सपने से निकलने के लिए हर बार उसी मौके पर उस परछाई को मारने की कोशिश करता है, और कई दिनों तक ऐसा करते करते उसने आखिर में उससे लड़ना सीख लिया। और फिर एक दिन जब वो मेरे पास आया तो उसके चेहरे पे खुशी थी। मैंने पूछा कि वो इतना खुश क्यों लग रहा है, तो उसने कहा कि वो पहली बार इतने दिनों बाद चैन की नींद सोकर आया है। मैंने पूछा कि आखिर उसकी बातों का मतलब क्या है, तो उसने कहा कि वो उन बुरे सपनों के बगैर सुबह की रोशनी देखी थी उस दिन। ये सुनकर मुझे उसके लिए खुशी हुई, मगर फिर भी मैं कुछ और दिनों तक उसे देखना चाहता था कि क्या सच में उसमें सुधार हो रहा है। और जब लगातार कुछ दिनों तक उसमें सुधार देखने को मिला तो मैंने उसके घर वालों को कहा कि अब वो ठीक हो गया, बस उसके खाने पीने का ख्याल उन्हें रखना है। ऑफिसर, ये बात कब की है? मतलब 68 के कौन से महीने की बात है ये? प्रमानंद, शायद होगी यही किसी जून या जुलाई की। क्यों, इससे आपको कुछ पता चला क्या? ऑफिसर, आपको अरविंद की खुदकुशी करने की खबर नहीं मिली थी क्या उसके बाद? प्रमानंद, खुदकुशी? नहीं, दरअसल मैं उसके बाद फौरन दिल्ली में किसी काम से निकल गया था। यह जानने के बाद उस समय के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और वानी को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर अरविंद को बुरे सपने आने बंद हो चुके थे तो फिर उसने उसके बाद के महीनों से खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? क्या उसे एक और बार बुरे सपने आने लगे थे, या वो इस केस को समझने में कहीं गलती कर रहे हैं? आर्थर रोड जेल, बॉम्बे, 1977, महाराष्ट्र। शांत कमरे में बैठा एक आदमी किसी का इंतजार कर रहा है। उसने अपने साथ कई सारी फाइल्स लाई हैं जो सामने के टेबल पर रखी हुई हैं। टेबल पर रखी फाइल्स के बाईं ओर एक गिलास है जिसमें गरम गरम चाय से आती खुशबू वहां बैठे आदमी को जगाए रखी है। उसने ऊपर एक सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी जिसके हाथ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और नीचे का हिस्सा बाहर की ओर निकला हुआ था। पतलून उसने काली और पाँव में जूते पहने हुए थे। तभी सामने के दरवाजे से कोई अंदर आता है। ऑफिसर, आओ, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। उस कमरे में अरविंद पीछे दो पुलिस वालों के साथ अंदर आता है जिसके हाथों को पीछे हथकड़ियों से बांधे हुए थे। उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और फिर दरवाजा बंद करते ही वहां बैठे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। ऑफिसर, अरविंद, तुम्हारे मुताबिक उस डायरी पे वो सारी बातें सच हैं जो तुमने लिखी हुई हैं, लेकिन उनमें कई दिन ऐसे भी हैं जिनकी तुमने उल्लेख नहीं की है, जैसे कि 1967 दिसंबर की 8 और 9 तारीख गायब है, और फिर उसके बाद वाले साल के जून और जुलाई महीने के भी उल्लेख नहीं है। इसके बारे में तुम क्या कहोगे? अरविंद, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं जनवरी के महीने से डायरी पे लिखना बंद कर चुका था क्योंकि उस वक्त मेरी हालत खराब थी। ऑफिसर, वो तुम कह रहे हो, मगर हमें तुम्हारे उस समय इलाज कर रहे साइकेट्रिस्ट से पता चला है कि तुम्हारी इलाज उन्होंने जून या जुलाई के महीनों में ही कर दी थी, तो तुमने उस समय की बातों को डायरी पे क्यों नहीं लिखा? अरविंद, ऑफिसर, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि डायरी लिखने वाले अपनी सारी बात उस पर लिखते रहें, चाहे उनकी तबीयत खराब भी क्यों ना हो? ऑफिसर, मगर तुम्हारी तो ठीक हो चुकी थी ना? अरविंद, ऑफिसर, उस समय मैं इस बात से खुश था कि मेरी हालत ठीक हो चुकी थी। उस समय मेरे दिमाग में डायरी पे लिखने की बात आई नहीं। वैसे भी मैं भी एक इंसान ही हूं जिसे खुशी मनाने का हक है ना? ऑफिसर, तुम और इंसान, अगर इंसानियत होती तो आज तुम यहां नहीं होते। अरविंद, अच्छा यही तो मुश्किल है अब के जमाने में। कोई समझना नहीं चाहता कि मैं इस दुनिया को पहले से और भी बेहतर बना सकता हूँ। ऑफिसर, बेहतर कैसे? लोगों को मारने के सिवा तुमने और किया ही क्या है? अरविंद, आप जिसे बेकार की हत्या समझ रहे हैं वो दरअसल मेरी तरफ से एक वेंट थी उसके लिए। और वैसे भी जिनकी जान मैंने ली वो मासूम नहीं थे, उन्हें बहुत पहले इस दुनिया से चले जाना चाहिए था। ऑफिसर, मासूम नहीं थे? तुमने पिछले 8 सालों में 107 हत्याएं की हैं, जिनमें 7 से 10 साल के बच्चे थे, 16 से 18 साल के कम उम्र की लड़कियां थी, 25 लड़के लड़कियों की जान ली जिनकी उम्र 25 या 25 से कम थी, 43 से 32 से ज्यादा लोगों की हत्या करी, और आखिर में तुमने 16 से 60 साल से ज्यादा